तो देखो इसको हम वियुति कहते हैं, और वियुति की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। देखो इसमें हमने एक बात कही थी कि ये 7 से 8 मिनट तक, लगभग इसका प्रभाव 7 से 8 मिनट तक रहता है। इतना ही लिखा है ना, 7-8 मिनट के आसपास, इससे ज्यादा नहीं रहता। लेकिन यहां पे क्या होता है कि लगभग कई बार 7 से 8, यूं कहिए कि 2 से 3 घंटे तक प्रभाव रह जाता है इसका। क्यों? अगर इसका सवाल ऐसे नहीं आता 2 से 3 घंटे, इसका सवाल बड़े सामान्य तरीके से बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फिर आता है कि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण की अवधि कम होती है, वहीं चंद्र ग्रहण की अवधि चंद्रमा पे अधिक होती है। भाई ये 7-3 से घंटे हो रही है, वो तो 7-8 मिनट ही हो रहा, तो चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक हो गई। अब थोड़ा सा टफ प्रश्न, ऐसा क्यों होता है? सवाल कैसे आएगा कि सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक क्यों होती है? बड़ा सरल सवाल है ये। उसके पीछे साफ रीजन है। रीजन ये है कि जिस तरह से पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे चंद्रमा भी घूमता है। तो चंद्रमा, यूं कहिए कि अब जब चंद्रमा इस स्थान से यहां से घूम के आगे आएगा तब तक थोड़ी पृथ्वी भी आगे आ जाती है, इसलिए उसके ऊपर लंबे समय तक अंधेरा रहता है। अगर ये स्थिर होती ना एक जगह पे, तो चंद्रमा घूम के और फटाक से यहां आ जाता, यहां आते ही खत्म। लेकिन जब चंद्रमा यहां से यहां आता है तो थोड़ा सा पृथ्वी भी आगे बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर अधिक ग्रहण अधिक समय तक रहता है। तो हम क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं कि चंद्रमा पर, या यूं कहिए कि सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण अधिक समय तक होता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ साथ पृथ्वी भी घूमती है और उसकी वजह से चंद्रमा पर अधिक समय तक अंधेरा बना रहता है। ये एक मेन कारण। देखो भौगोलिक घटनाओं के पीछे कभी एक कारण जिम्मेदार नहीं होता है, भौगोलिक घटनाओं के पीछे अनेक कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम वही कारण लिखते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण होता है। तो इसके पीछे सबसे अहम कारण ये होता है कि दोनों आपके घूमते हैं और दोनों घूमने की वजह से दोनों एक दिशा में घूमते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर मान लो पृथ्वी इधर ऐसे घूमती होती और चंद्रमा ऐसे घूम रहा होता तो चंद्र ग्रहण बहुत ही छोटी अवधि का होता। लेकिन ये दोनों एक दिशा में घूम रहे हैं, और दोनों एक दिशा में घूम रहे हैं, तो चंद्रमा दौड़ के यहां तक आएगा, तब तक पृथ्वी और आगे आ जाएगी। इस वजह से यहां पर चंद्र ग्रहण की अवधि जो है वो ज्यादा होती है। और 1-2 बार तो पृथ्वी पर ऐसे केसेस भी आए हैं जब 3 घंटे चंद्र ग्रहण रहा है, 3 घंटे तक। तो मैक्सिमम अवधि इसकी अधिकतम 3 घंटे तक रह जाती है, ठीक है। लेकिन सूर्य ग्रहण में इतनी अवधि नहीं होती। तो लिखिए कि सूर्य ग्रहण की तुलना में, दूसरा पॉइंट, सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक होती है। चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक होती है। सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक होती है। अधिक होती है क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा दोनों की परिक्रमण दिशा समान होती है। दोनों की परिक्रमण दिशा समान होती। इस कारण चंद्रमा
पर ग्रहण अधिक समय तक रहता है? अधिक समय तक रहता है। चंद्रमा पर ग्रहण अधिक समय तक रहता है। तो मैंने कहा ना आपको कि एक 2010 की घटना है, जब चंद्र ग्रहण 3 घंटे और 28 मिनट तक रहा। अच्छा, क्या सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण भी स्थान विशेष पे होता है? स्थान विशेष पे है। पूरो तो अंधेरो अंधेरो उड़ो के माथे, और अजय तो कह रहे हैं स्थान विशेष पे है। कहां स्थान विशेष पे है? बता रहे हो या पूछ रहे हो या झाड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? शर्त बता दो। तो सीधा सा पॉइंट है कि चंद्रमा पूरे अंधेरे में आ जाता है। चंद्र ग्रहण होता है तो पूरा चंद्रमा ही अंधेरे में आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी से छोटा है। और जब चंद्रमा बीच में आता है तो पूरी पृथ्वी को घेर नहीं पाता, स्थान विशेष पे होता है। समझ में आई बात? अब देखो ना, ये यहां इसको देखिए आप, ये अंधेरा स्थान विशेष पे है, देखो ये बाकी पूरा खाली पड़ा है। लेकिन इधर देखिए, ये इसको बताने के लिए मुझे अलग से घेरा करना पड़ रहा है, बिल्कुल सूर्य के प्रकाश से वंचित है। समझ में आई बात? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये कथन जब बनते हैं तब हम इस चित्र को याद करते हैं, लेकिन फिर चित्र याद नहीं आता है कि ज्यादा देखा हुआ नहीं होता है। और भूगोल में 10 प्रश्न अगर भौतिक भूगोल से आए ना, तो 4 से 5 सवाल ऐसे आएंगे कथन वाले, जो पूर्ण रूप से आपके दिमाग पे डिपेंड करेंगे कि आप उसका उत्तर कैसे देख के आते हो। थोड़ी सी भूगोल समझ भी ली ना क्लासरूम में आपने, तो एक सवाल गलत नहीं होता। हालांकि उलूल जुलूल फैक्ट आ जाता तो अलग बात है, बाकी समझ वाला प्रश्न गलत नहीं होगा। इसलिए आप रटने पे बल मत देना, हर पॉइंट को कोशिश करना कि समझो कि हर भूगोल में जब आप किसी भी टॉपिक के पीछे क्यों है का उत्तर तलाशोगे, तब आप मान लेना कि आप में समझ विकसित होनी शुरू हो गई। जब भी कोई पॉइंट पढ़ो ना, क्यों है ऐसा, मैं कह रहा हूं कि चंद्र ग्रहण की अवधि अधिक है, आपका सवाल होना चाहिए सर क्यों। मेरे पास अगर जवाब नहीं है तब मेरी गलती है ये। जब आप क्यों का उत्तर तलाश करना शुरू करोगे ना, तब आप समझ जाना कि अब आपकी ज्योग्राफी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। इतिहास में क्यों का कोई जवाब नहीं है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले बोर्ड भी यही लिखते हैं, इतिहास में क्यों और तो का कोई जवाब नहीं होता। कि महाराणा प्रताप हार जाते तो का कोई जवाब नहीं है। इतिहास में कोई जवाब ही नहीं, लेकिन भूगोल के अंदर क्यों और तो दोनों का जवाब है। और जब हम उस क्यों का जवाब तलाश करेंगे और तो का जवाब तलाश करेंगे ना, तब हमें भूगोल समझ में आ रही है। तो जैसे अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाए तो मजो है मारे के बाहर से परीक्षा में तो कल्पना है, हाइपोथेसिस, और क्यों प्रूव्ड सिद्धांत है, एकदम प्रमाणिक है। अब यहां पे मैं अगर ये कह दूं कि पृथ्वी अपने मूल दिशा के विपरीत दिशा में घूर्णन गति करे तो है, घूर्णन बोला मैंने क्या बोला? घूर्णन भले उल्टो करे भले हूं करे, कोई फर्क को पड़े, फर्क पड़ता है परिक्रमण में। मैंने अभी उल्टा किसको किया था? मूल दिशा से घूर्णन को, और आपने बोल दिया कि चंद्र ग्रहण छोटा हो जाएगा जबकि घूर्णन का ग्रहण से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि पृथ्वी अपनी मूल दिशा के विपरीत परिक्रमण प्रारंभ करें तो चंद्र ग्रहण की अवधि कम हो जाएगी। समझ में आई बात? अब परीक्षा में क्या होता है, वो परिक्रमण की जगह जैसे मैंने बोला ना, वैसे वो घूर्णन लिख लेता है, और अपने पढ़ियो हो तो भर देनो गलत कर दियो जल्दबाजी नहीं, प्रश्न ध्यान से सुनो और पढ़ो, उसको आराम से हो जाता है।
तो कहने का साफ मतलब है यहां पे कि जब भी चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो चंद्रमा के किसी स्थान विशेष पे नहीं होती, बल्कि पूरे चंद्रमा पे होती है। अंधेरा चंद्रमा पे पड़ रहा है ना, तो पूरे चंद्रमा पे पड़ता है, कोई क्षेत्र विशेष प्रभावित नहीं होता। तो वो बात लिख ली ना कि अवधि कम होती है क्योंकि दोनों का परिक्रमण जो है वो समान दिशा में है। ये बात लिख ली ना हमने, दोनों का परिक्रमण समान दिशा में, इस कारण यहां पे रहता है। 2010 में इसी पॉइंट में लिखना, 2010 में एक बार 3 घंटे 28 मिनट का चंद्र ग्रहण हुआ था। मतलब मैं तो उठने आता तो पर मैं देखियो तो कौन 3 घंटे 28 मिनट। 2010 में आप होंगे 10वीं क्लास में या 6ठी में, 7वीं में होगा, आज से 12 साल पहले, 6ठी 7वीं क्लास वाला वो नेकर पेरोड़ी आदि फाटोड़ी घर वाला चप्पल देता हो, नहीं चप्पल घुमाए रहा है। अरे सारा की हालत थी थारी। अब तो बहुत सुधर गए हो आप लोग, अच्छे कपड़े वगैरह सब हो गए हैं। 2010 में एक बार चंद्र ग्रहण 3 घंटे और 28 मिनट का हुआ था, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि चंद्र ग्रहण की अधिकतम अवधि आज दिन तक हमें कितनी पता चली है, 3.5 घंटे की। तो अधिकतम अवधि ज्यादा भी हो सकती है, तो अभी तक का ये मैटर है। और तीसरा पॉइंट लिखिए, चंद्र ग्रहण संपूर्ण चंद्रमा पे होता है, संपूर्ण चंद्रमा पे होता है, संपूर्ण चंद्रमा पर होता है। ठीक है। अब आप इस चित्र को थोड़ा सा गौर से देखना, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर सामने आएगी। अब जैसे ये पृथ्वी बीच में आई तो आप ये देख रहे हो, ये बड़ा गहरा अंधेरा है ना। इस पूरे गहरे अंधेरे भाग को कहते हैं अम्बरा। यहां पे भी गहरे अंधेरे भाग को क्या कह रहे थे, अम्बरा। और गहरे अंधेरे के आसपास का जो क्षेत्र है ये हल्का हल्का अंधेरा होता है, फील महसूस कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इस अम्बरा के दोनों ओर जो हल्का अंधेरा होता है, हल्की लाइटनिंग होती है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, उसे हम क्या कहते हैं, पेरम्बरा। ठीक है, लिखिए। ऐसे याद कर लेना, अम्ब्रेला के नीचे आता वो अम्ब्रेला अम्बरा, और बाहर खड़ो है वो पेरम्बरा। पूरी हालत खराब है, पर बरसात में भीने पड़े, और कोई ऑप्शन कौन। लिखो कि चंद्र ग्रहण के दौरान जिस भाग पर पूर्ण अंधेरा होता है उसे अम्बरा तथा जहां पर हल्का अंधेरा होता है उसे पेरम्बरा कहा जाता है। ठीक है, पेरम्बरा कहा जाता है। पेरम्बरा कहा जाता है। ठीक है, ये अब पूर्णिमा लिख लिया था हमने, लिख लिया है ना, पहले लिख लिया, ठीक है। अब कौन सी बात बच गई, है वेलवेट जैसी स्थिति यहां चंद्रमा पे महसूस हो नहीं पाती। उसका रीजन ये है कि वहां पे आप कह सकते हैं वेलवेट बनते हैं वहां पे भी, तो एक बार ऊपर आ गया तो फिर वापस लिखने की जरूरत नहीं है। और कोई पॉइंट शेष बचा हो तो बता दो। कहां पे, हाँ पार्शियल, और वो बताता हूं। वो चंद्र ग्रहण के 3 रूप होते हैं, मैं तीनों बता रहा हूं। अब देखो 3 रूप होते हैं इसके, सुपर मून, ब्लू मून एंड ब्लड मून। चंद्र ग्रहण के 3 रूप होते हैं। सुपर मून इसलिए कहते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक आए, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर जो घूमता है वो भी रास्ता दीर्घवृत्ताकार ही है, अंडाकार टाइप का। ऐसी स्थिति में चंद्रमा एक बार पृथ्वी के नजदीक आता है,
एक बार पृथ्वी से ज्यादा दूर होता है। जब नजदीक होता है तो उसका आकार 20% ज्यादा दिखता है चंद्रमा पृथ्वी पर, और ऐसी स्थिति में वो नजदीक भी हो और ग्रहण भी हो जाए तब हम उसको सुपर मून बोलते हैं, क्योंकि मून हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। ठीक है। और जब कभी, अच्छा पहले सुपर मून को हम लिख लेते हैं। देखो क्या है, यहां पे बहुत ही सामान्य बिंदु है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी है कितनी है? 15 करोड़ तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में। कोई आइडिया? 3.84 लाख किलोमीटर। लाख है कि करोड़, एक बार देखना पड़ेगा, मैं देखता हूं। ये औसत दूरी है। एक बार ऐसी स्थिति आती है जब ये 3.63 भी होती है, और एक बार ऐसी स्थिति आती है जब ये आपके 4.5 के आसपास भी होती है। इस स्थिति को क्या कहेंगे? उपसौर, अपसौर। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम दूरी को क्या कह रहे थे? उपसौर कह रहे थे। तो इसे सौर तो कहेंगे नहीं, सौर तो सूर्य का है। इसको कहेंगे उप चंद्रमा भी नहीं कहते, तो उपभू कहते हैं। भू मतलब पृथ्वी, और इसे कहते हैं अपभू। पैरोजी एंड अपोजी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पैरोजी एंड अपोजी। पेरी एलियन किसको कहते थे? उपसुर को क्या कह रहे थे? पेरी एलियन, इसलिए इसको कहते हैं पैरोजी, इसको कहते हैं अपोजी। वाह, मजा आ गया हमारे साथ तो गए। ठीक है, ठीक है। पैरोजी और अपोजी। पैरोजी की जब स्थिति बनती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सुपर मून बोलते हैं। ठीक है, तो उसे सुपर मून कहते हैं। और ब्लू मून का कब होता है? जब किसी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए। किसी एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए, होती है, होती भी है। 2 पूर्णिमा हो और दोनों ही ग्रहण हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। तुम्हारा सा रेड, रेड वो है आगे। टेंशन देखो, टेंशन नहीं लेनी, सब होगा। अभी बीच में क्या हुआ था? 2018 में तीनों स्थितियां एक साथ आई। ए तो चूक्या रहा मैं तो कि बिल्कुल अभी अभी आपके बीएड कुछ चल रही थी उस समय। 18 में बीए होगी, बीए या जो भी है आपका। और उस समय अखबार के अंदर मैन हेडिंग थी कि पिछले कई हजारों सालों बाद ऐसा संयोग बना, सैकड़ों सालों बाद, और उस संयोग से भी आप वंचित रह गए। ठीक है, जब तीनों मून की स्थिति साथ में आई। लिखिए, चंद्र ग्रहण में लिखना, चंद्र ग्रहण के निम्न 3 रूप है। निम्न 3 रूप है। निम्न 3 रूप होते हैं। पहला लिखना सुपर मून। सुपर मून, सुपर मून में क्या लिखोगे? सुपर मून के नीचे लिखना कि जब पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य दूरी सबसे कम हो, दूरी सबसे कम हो, तो उस दिन चंद्रमा का आकार सामान्य आकार की तुलना में, चंद्रमा का आकार सामान्य आकार की तुलना में, सामान्य आकार की तुलना में 20% अधिक दिखता है। 20% अधिक दिखता है।
मतलब चंद्रमा 20% ज्यादा बड़ा दिखता है, 20% अधिक दिखता है। इस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। अब देखो, सुपर मून को ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है, देखो ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है लेकिन क्या है कि प्रश्न कई बार आ जाता है तो थोड़ा ध्यान रखने में फायदा है। पिछली बार तो सेकंड ग्रेड में एक सवाल आया था, पिछली बार या पिछली बार कभी चंद्रमा की कलाओं के बारे में, जबकि वो हमारे कोर्स में भी नहीं है। अब उसको मैं कहां जोड़ूं, कई दिन से सोच रहा हूं जोड़ूं कहां पे। अब मैंने तय किया है कि मैं उसको ज्वार भाटे में जोड़ूंगा वहां वो जुड़ेगा और कोई कहीं बैठ ही नहीं रहा, मतलब उसको इधर उधर सब जगह सेट करके मैंने देख लिया। चंद्रमा आता है सौर मंडल के अंदर, सौर मंडल हमारे कोर्स में नहीं। अब करे कैसे उसको, कहां से जोड़े उसको, चलो अभी इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं। तो सुपर मून की स्थिति चंद्र ग्रहण हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको परिभाषा इसलिए ध्यान रखनी है कि सीधा पूछ लेते हैं कि सुपर मून किसे कहते हैं। तो सुपर मून में आप क्या कहोगे, जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो तब चंद्रमा सामान्य आकार की तुलना में 20% बड़ा दिखता है, इसलिए हम उसके आगे सुपर शब्द लगा देते हैं। ठीक है, अब एक नीचे लाइन डालना इसी में, चंद्रमा का परिक्रमण कक्ष भी दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार है। इस कारण पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी हमेशा समान नहीं रहती, हमेशा समान नहीं रहती। हमेशा समान नहीं रहती, यह भिन्न भिन्न होती है, यह भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसकी 3 निम्न स्थितियां निम्न है। तीनों स्थितियां निम्न है। पहली स्थिति लिखना, औसत दूरी। औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर। ठीक है, मतलब 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगा। 3.84 लाख किलोमीटर ये औसत दूरी है। औसत दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अधिकतम दूरी और मिनिमम दूरी को जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है, अब देखो 363 और 405 को जोड़िए, 700 और 68 हो गए, 768 बटा 2 करिए, 350 और 19 नहीं 350 और 24 नहीं 34 सॉरी 350 और 34 384 हो गए। ठायो रहो करे सेट कर दियो ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे निकलेगा, अधिकतम दूरी है, सेट करना पड़ है भैया 363 जोड़ दो, बताओ ये हमको कमी हो तो बताओ है ना, इतनी गणित तो अपने को आती है, और भी सही होगी फिर बाद में गणित आई बार, नहीं तो नहीं कहता कैंसिल करो, कोई छोटा मोटा आंकड़ा इधर उधर होगा। तो औसत दूरी ज्ञात करने के लिए अधिकतम और न्यूनतम को जोड़ के 2 का भाग दे देते और आ जाती है आपके औसत दूरी। ठीक है, तो इसकी जो औसत दूरी है वो कितनी रहती है आपके 3.84 लाख किलोमीटर, ये सामान्य दूरी रहती है। अगर पथ वृत्ताकार होता तो साल भर क्या महीना भर दूरी हमेशा कैसी रहती। अच्छा अब बताओ कि उपसौर और अपसौर की भांति उपभू और अपभू की तिथि कौन सी है, होगी ही नहीं, एक महीने में चक्र तो पूर्व करे,
तो 12 बार स्थितियां बनती है महीने में। भाई एक महीने में चक्कर पूरा कर लेता ना 27-28 दिन के अंदर, तो एक बार उपभू आएगा, एक बार अपभू आएगा, तो 24 बार ऐसी तिथियां आई, 24 तारीखें याद करनी पड़ेगी। भाई सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की तरह थोड़ी ना है, उपसुर अपसुर एक बार ही होता है। तो हमेशा चक्कर पड़े काटे आराम, ऐसी स्थिति में इतनी तारीखें कौन याद करेगा? इसलिए इसका कोई विशेष दिन निश्चित नहीं है। अच्छा, इस बार आपको पता है 20 मार्च को था इक्विनॉक्स, परसों ही था। मैंने कहा था ना आपको कि इक्विनॉक्स की तिथि समान नहीं रहती। इस बार विषुव की स्थिति, बसंत विषुव की स्थिति 20 मार्च को थी। थे अखबार में पढ़ियो कौन? अखबार में तो सारे देखियो कि भर्ती कर दिया हुआ है। मैंने देखा था कि इस साल इक्विनॉक्स की स्थिति जो है वो आपके 20 मार्च को थी। हमें एड़ो सवाल रो आयो नहीं तो उधार हैंग और मजो कर जाए। भाई पूछ लेते हैं कि 2022 में इक्विनॉक्स बसंत विषुव था। भाई हैंग और 21 मार्च याद की उड़े, बसंत विषुव दिन की कौन सी तिथि है? सामान्य लिखी जाती है 21 मार्च लिखी जाती है ना, 20 तो कौन याद करता है? तो इस बार 20 को था इक्विनॉक्स। छोड़िए, अब इसको लिखिए, सामान्य दूरी कितनी हो गई? 3.84 लाख, तो 3,84,000 किलोमीटर हो जाएगी। अधिकतम दूरी लिखो 4.5 लाख किलोमीटर। इसे कहते हैं अपोजी या अपभू की स्थिति, अपोजी अथवा अपभू की स्थिति। और ध्यान रखना ये आपके आगे एक जगह और आने वाला है। कहां? बोलो, ज्वार बाटे में। वहां सेट करना है ना इसको, अभी कलाएं सेट करनी है। लिख लिया? और तीसरा लिखना, अधिकतम दूरी हो गई, न्यूनतम दूरी उपभू 3.63 उपभू, और पैरोजी लिख लेना। ये लिखना जरूर, अपोजी पैरोजी, कई बार उपभू अपभू आता ही नहीं है। ठीक है, सुपरमून की घटना कब होगी? किस दिन होगी? इस दिन होगी ना? इस दिन ही तो होगी, पैरोजी के दिन। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में लिख लो सुपरमून की घटना। और नीचे एक नोट करके डाल दो कि उपभू और अपभू की कोई निश्चित तिथि नहीं होती। कोई निश्चित तिथि नहीं होती। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर मून। अब लिखिए ब्लू मून। ब्लू मून ये देखो सवाल आया भी गया एक, पृथ्वी तथा चंद्रमा की अधिकतम दूरी की अवस्था क्या कहलाती है? अप एलियन, पेरी एलियन, अपोजी, पेरिजी। अपोजी, अप एलियन, अपोजी, अपभू, 4 जुलाई, अपसोर, अप 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 अप। ठीक है, अप सभी में दूरी होता है। याद रखने का क्या तरीका है? जुलाई को क्या होती है? गर्मी होती है, तो सूर्य को नजदीक होना चाहिए कि दूर होना चाहिए? सूर्य को नजदीक होना चाहिए ना गर्मी के लिए, क्या दूर होना चाहिए? होना कैसा चाहिए कह रहा हूं, नजदीक होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? बस सर्दियों की ऋतु, 3 जनवरी को ठंड होती है कि गर्मी होती है? ठंड होती है। सूर्य को दूर होना चाहिए कि नजदीक होना चाहिए?
दूर होना चाहिए तभी तो ठंड है, लेकिन होता क्या है? ऐसे याद नहीं रहता क्या? काले तक याद है तो हमारे से आज पहुंच रहे होंगे। अच्छा अब लिखो ब्लू मून पे। ब्लू मून में लिखना कि ऐसा महीना जिसमें 2 पूर्णमासी हो या 2 पूर्णिमा हो। ऐसा महीना जब 2 पूर्णिमा हो, ठीक है, 2 पूर्णिमा हो, तो उस स्थिति को, और मजे की बात है इसमें ना तो मून ब्लू दिखता है ना इसका कोई चंद्र ग्रहण से संबंध है, लेकिन सवाल पूछ लेते हैं परीक्षा में। तो ब्लू मून में मून का कोई मतलब ही नहीं है। ब्लू मून में सिर्फ इतना है कि एक महीने में 2 पूनम है, अगर पूनम समझ गए ना, अगर 2 पूनम है तो उस स्थिति को कहते हैं ब्लू मून का महीना। क्या कहते हैं? ब्लू मून का महीना। हाँ, पूरे महीने को ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून मंथ बोलते हैं उसमें। फिर दोनों पूर्णिमाएं ब्लू मून कहलाती। पूरे महीने का मतलब ये 8 दिन ब्लू मून तो है कौन, 2 पूर्णिमाओं का दिन ब्लू मून कहलाता है। तीसरा लिखिए ब्लड मून। ब्लड मून लिख लो, इसे रेड मून भी कह सकते हो, ऐसे हिंदी में रक्त चंद्रक भी बोलते हैं। रक्त चंद्रक। अब इसका बहुत सामान्य है, ये ग्रहण से संबंधित है। ग्रहण से संबंधित सिर्फ एक यही है, और जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति आती है, जब तीनों एप्साइड लाइन जो है एकदम सीधी 180 पे, जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण था, वैसे ही जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तब इसको हम रेड मून या ब्लड मून कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से ये काला नजर नहीं आता, बल्कि पृथ्वी से ये थोड़ा सा लाल टाइप का दिखता है। वहां पे तो अंधेरा होता है, लेकिन हल्का सा हमें है वो, इसकी आकृति लाल टाइप की दिखती है। फिर वो आता है ना आपके क्या बोलते हैं, प्रकाश प्रकीर्णन वगैरह साइंस की जो थियरियां हैं, उनकी वजह से इसका जो कलर है हमें पृथ्वी पर है वो थोड़ा सा रेडिश टाइप दिखता है, लाल टाइप। इसलिए हम इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति को ब्लड मून कहते हैं, लाल कलर दिखता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ऐसे तो अगर हम कहेंगे कि पूर्ण चंद्र ग्रहण में तो बिल्कुल काला हो जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, तो हमें तो क्या दिखेगा? ऐसा कभी हुआ कि चंद्रमा नहीं दिखा हो? बादलों की ओट में आ सकता है, लेकिन चंद्रमा दिखेगा जरूर। कई बार चांद नहीं दिखता है। बस लुगा बड़े ऊपर पोर आवे, चांद आवे, बाहर चांद आवे, कोई मोटरसाइकिल ले आवे, ठाको नहीं बाकी तो। कोई कोई आजकल तो वीडियो कॉल में चांद आवे रो, बाकी चांद तो थोड़ा मुश्किल से आता है आजकल, लेकिन दिखता जरूर है, मतलब दिखता है ना। नहीं, इस चांद की मैं बात कर रहा हूं। अंधेरा है इसका मतलब ये नहीं चांद नहीं दिखता है, इसको अंधेरे में दिखाया है, लेकिन हमारे को यह हल्का सा रेडिश टाइप दिखता है। इसलिए जब भी पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है तो उस स्थिति को, उस घटना को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्लड मून या रेड मून कहते हैं। बस एक लाइन लिख लो। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में, पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा हल्का सा लाल दिखता है, हल्का सा लाल दिखता है। इस कारण चंद्रमा को रेड मून या ब्लड मून कहा जाता है। रेड मून या ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है,
रेड मून या ब्लड मून कहा जाता है। सारी बातें हो गई, ब्लड मून कहा जाता है। 31 जनवरी 2018 को उक्त तीनों परिघटनाएं एक साथ हुई थी। उक्त तीनों परिघटनाएं एक साथ हुई थी।